विभागीय लेखे डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। जब व्यापार एक ही स्वामित्व के अंतर्गत अनेक विभागों में कार्य करता है तो ऐसे व्यापार के लेखे विभागीय लेखा प्रणाली के अंतर्गत रखे जाते हैं। विभागीय लेखा प्रणाली के अंतर्गत सहायक पुस्तकों के अमाउंट के कॉलम में उतने कॉलम बढ़ा दिए जाते हैं जितनी विभागों की संख्या है। विभागों की संख्या के साथ साथ अमाउंट का एक कॉलम और अतिरिक्त बढ़ाया जा सकता है टोटल का। सहायक पुस्तकों में सामान्यतया एक व्यापार में प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में 8 पुस्तकें रखी जाती है। क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही, प्राप्य बही, प्राप्य बिल बही, देय बिल बही, जनरल प्रॉपर और ब्रोकर बही। इन 8 लेखा पुस्तकों का, इन 8 प्रारंभिक लेखा पुस्तकों का प्रारूप वही रहता है जो एक सामान्य व्यापार की पुस्तकों में रहता है। केवल अमाउंट के कॉलम विभागों की संख्या के अनुपात में रखे जाते हैं। यानी सामान्यतया इन प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में जो कॉलम होते हैं वो होते हैं डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट। और अमाउंट के कॉलम जितने विभाग है, 3 विभाग है तो 3 कॉलम, 5 विभाग है तो 5 कॉलम रखे जाते हैं। इसके बाद कुछ व्यय जो पूरे व्यवसाय से संबंधित होते हैं उन व्ययों का अनुभाजन किसी उचित आधार पर विभिन्न विभागों में कर दिया जाता है। जो व्यय विक्रय से संबंधित हों उन व्ययों का अनुभाजन विक्रय के अनुपात में किया जाता है। जैसे दिया गया भट्टा, विज्ञापन व्यय, डूबत ऋण आदि खर्चे विक्रय के अनुपात में अनुभाजित किए जाते हैं। जो व्यय क्रय से संबंधित होते हैं उन्हें क्रय के अनुपात में अनुभाजित किया जाता है। जैसे आवक गाड़ी भाड़ा, क्रय पर कमीशन, प्राप्त भट्टा, ये खर्चे क्रय से संबंधित होते हैं। इन खर्चों का अनुभाजन क्रय के अनुपात में विभिन्न विभागों में कर दिया जाता है। इसी तरीके से जो व्यय श्रम कल्याण से संबंधित होते हैं उन व्ययों को प्रत्यक्ष मजदूरी के अनुपात में अनुभाजित कर दिया जाता है। जैसे श्रमिकों के कैंटीन व्यय, श्रमिकों का बीमा, श्रमिकों से संबंधित अन्य सभी व्यय प्रत्यक्ष मजदूरी के अनुपात में अनुभाजित कर दिए जाते हैं। इसी तरीके से अन्य व्यय जो जिस आधार से संबंधित होते हैं उस आधार पर उन व्ययों का अनुभाजन कर दिया जाता है। जैसे मकान का किराया, भवन का किराया, भवन द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल के अनुपात में अनुभाजित किया जाता है। इसी तरीके से भवन का बीमा, भवन का टैक्स, भवन के से संबंधित अन्य जो भी व्यय हैं उन्हें भवन द्वारा, विभाग द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल के अनुपात में अनुभाजित कर दिया जाता है। इसी तरीके से स्टॉक का बीमा है तो उसे औसत स्टॉक के अनुपात में अनुभाजित कर दिया जाता है। औसत स्टॉक यानी वर्ष के प्रारंभ का स्टॉक और वर्ष के अंतिम स्टॉक का औसत। इन सब के अलावा भी कुछ ऐसे व्यय होते हैं जो पूरे व्यवसाय से संबंधित होते हैं। ऐसे व्ययों को सामान्य लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है। जैसे संचालकों की फीस, ऋण पत्रों का ब्याज, ऋणों पर दिया गया ब्याज, ये ऐसे व्यय हैं जो पूरे व्यापार से संबंधित होते हैं। ये किसी विभाग से संबंधित नहीं होते हैं। अतः ऐसे व्ययों का अनुभाजन नहीं करके इन व्ययों को सामान्य लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है। इसी तरीके से कुछ आय ऐसी होती है जो संपूर्ण व्यवसाय से संबंधित होती है, किसी विभाग विशेष से संबंधित नहीं होती है। ऐसी आयों को भी सामान्य लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है।
जैसे विनियोगों पर प्राप्त लाभांश, विनियोगों पर प्राप्त ब्याज, ये ऐसी आय हैं जो किसी विभाग विशेष से संबंधित नहीं होती है। इन आयों को भी सामान्य लाभानी खाते में दिखाया जाता है। इसी प्रकार न वसूल हुए लाभ के लिए आयोजन, इसके लिए स्टॉक रिजर्व या न वसूल हुए लाभ के लिए आयोजन बनाया जाता है, जिसे भी सामान्य लाभानी खाते में दिखाया जाता है। इन सब व्ययों को अनुभाजित करने के बाद या ऐसे व्यय जो संपूर्ण व्यापार से संबंधित है उन्हें सामान्य लाभानी खाते में दिखाने के बाद तथा ऐसी आय जो संपूर्ण व्यापार से संबंधित है उन्हें सामान्य लाभानी खाते में दिखाने के बाद प्रत्येक विभाग का अलग अलग शुद्ध लाभ व हानि तथा संपूर्ण व्यापार का शुद्ध लाभ व हानि ज्ञात कर लिया जाता है। इसके बाद संपूर्ण व्यापार का चिट्ठा एक ही बनाया जाता है, चिट्ठा विभागों के अनुसार नहीं बनाया जाएगा। संपूर्ण व्यवसाय की संपत्तियों और दायित्वों को एक साथ सामूहिक रूप से चिट्ठे में दिखाकर पूरे व्यापार का एक ही चिट्ठा बनाया जाएगा। इस चिट्ठे में पूरे व्यापार का सभी विभागों का कुल शुद्ध लाभ इस चिट्ठे में दिखाया जाएगा। इसके अलावा एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग को माल का स्थानांतरण माल प्राप्त करने वाले विभाग के व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है तथा माल भेजने वाले विभाग के व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है। यदि माल का स्थानांतरण लागत मूल्य पर किया गया है तो ऐसे स्थानांतरण के लिए किसी प्रकार के समायोजन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि माल का स्थानांतरण लागत मूल्य से अधिक मूल्य पर या विक्रय मूल्य पर किया गया है और ऐसा माल प्राप्त करने वाले विभाग के अंतिम स्टॉक में शामिल है तो इस अंतिम स्टॉक में दूसरे विभाग से प्राप्त माल पर जो न वसूल हुआ लाभ है उसके लिए आयोजन बनाया जाएगा। ये कहलाएगा न वसूल हुए लाभ के लिए आयोजन। इसको सामान्य लाभ हानि खाते में स्टॉक रिजर्व के नाम से भी दिखाया जा सकता है और न वसूल हुए लाभ के लिए आयोजन के नाम से भी दिखाया जा सकता है। यानी इसे सामान्य लाभ हानि खाते में यदि अंतिम स्टॉक में न वसूल हुआ लाभ है तो उसे डेबिट साइड में दिखाएंगे तथा प्रारंभिक स्टॉक में न वसूल हुआ लाभ है तो उसे क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। प्रारंभिक स्टॉक के न वसूल हुए लाभ को तथा अंतिम स्टॉक के न वसूल हुए लाभ के अंतर की राशि को भी सामान्य लाभ हानि खाते में दिखाया जा सकता है। इसे टू स्टॉक रिजर्व यदि अंतिम स्टॉक का है तो टू स्टॉक रिजर्व या टू प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और प्रारंभिक स्टॉक का है तो बाई स्टॉक रिजर्व या बाई प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के नाम से दिखाया जाएगा। या दोनों के अंतर की राशि को यदि अंतिम स्टॉक का न वसूल हुआ लाभ अधिक है प्रारंभिक स्टॉक के न वसूल हुआ लाभ की तुलना में तो उसे डेबिट पक्ष पर दिखाया जाएगा और प्रारंभिक स्टॉक का न वसूल हुआ लाभ के लिए आयोजन ज़्यादा है अंतिम स्टॉक के न वसूल हुआ लाभ के लिए आयोजन से तो उसे क्रेडिट साइड में अंतर की राशि को भी दिखाया जा सकता है। इसके बाद प्रत्येक विभाग का अलग अलग शुद्ध लाभ या हानि और संपूर्ण व्यापार का शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात कर लिया जाता है और संपूर्ण व्यापार के शुद्ध लाभ या हानि को संपूर्ण व्यापार का चिट्ठा जो कि एक ही बनेगा उसमें दिखाया जाएगा। अब हम इसके बाद विभागीय खाते से संबंधित उदाहरणों को हल करेंगे। सबसे पहले जिस उदाहरण को हम हल करेंगे उसको मैं इसके साथ ही आपको विस्तार से उस उदाहरण के बारे में बताते हुए उस सवाल के बारे में बताते हुए उसको हल करवाने का प्रयास करूंगा और इससे आपके विभागीय लेखे से संबंधित सभी तरह की
दिमाग में सारे कंसेप्ट्स पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएंगे।